22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का बदला आखिरकार हिंदुस्तान ने ले लिया है और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ज़मींदोज़ कर दिया है। आधी रात को एयर स्ट्राइक की गई जिसमें वायुसेना ने कई ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें हैं। और उन ठिकानों में जहां पर खासकर ट्रेनिंग सेशन चलते थे, नाम उनका मदरसा था पाकिस्तान की भाषा में, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें आतंकी ठिकानों और उन तमाम जगहों को निशाना बनाते हुए अचूक निशानेबाजी की है और काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है उसकी गूंज अमेरिका तक है और डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। मेरे साथ सिद्धार्थ हैं, विदेशी मामलों में इनकी नज़र रहती है और ख़ासकर उसी को लिखते और पढ़ते हैं। सिद्धार्थ, क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? रात में आधी रात को एयर स्ट्राइक आई, अभी तक जो 5-6 घंटे बीते हैं, 7 घंटे बीते हैं, उनमें कितना नुकसान हुआ है? क्या खबरें निकल कर के आ रही हैं? देखिए कुलदीप, एक सिलसिलेवार ढंग से मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आपने सुबह अपना टीवी अभी खोला है तो आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया था उसका बदला हिंदुस्तान ने आज लिया है। और ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये 26/11 से लेकर उड़ी, पुलवामा और अब पहलगाम, इन चारों घटनाओं का बदला है, इन चारों आतंकी हमलों का बदला है। वो कैसे है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत ने जिन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है उनके बारे में जब मैं आपको डिटेल दूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। 9 ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने ये हमले किए हैं। इसमें सबसे पहला हमला किया है बहावलपुर पर, जो कि जैश का मुख्यालय है और इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मुरीद के, जो पाकिस्तान में है, पीओके में भी नहीं है, पाकिस्तान में है, लश्कर का अड्डा है। 26/11 के आतंकी यहीं पर तैयार हुए थे, यहीं पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी, कसाब को भी यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। और इस आतंकी कैंप को बनाने में ओसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन का फ़ंड किया था। इसके अलावा गुलपुर है, पुंछ राजौरी हमलों और जून 2024 के में जो बस पर हमला हुआ था तीर्थयात्रियों की, उस पर इसी कैंप से तैयारी की गई थी। इसके अलावा सवाई कैंप, जो कि पीओके में है और जिसके जरिए सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे हमारे जो खूबसूरत इलाके हैं उनको पहले भी निशाने पर लिया जाता रहा है। इसके अलावा बिलाल कैंप है, जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। इसके अलावा कोटली कैंप है, जिसमें 50 आतंकियों की क्षमता थी। इसको कहा मदरसा जाता था, जैसा कि कुलदीप ने बताया। इसके अलावा बरनाला कैंप है, राजौरी के सामने, 10 किलोमीटर दूर है। ये पीओके में ज़्यादा अंदर नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर पर है, इसलिए इसको निशाने पर लिया जाना बहुत ज़रूरी था। सेना बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें मौका मिले और आज उन्होंने ये हमला किया। इसके अलावा सरजल कैंप है, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कठुआ के सामने पड़ता है। अगर आप गूगल मैप पर ये लोकेशंस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मैं किन पीओके में जगहों पड़ता है या पाकिस्तान ये में? पीओके में है। इसके अलावा महमूना कैंप है, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक था, 15 किलोमीटर के दायरे में था। इस पर भी हमला किया। कुल 9 ठिकाने थे जिनको इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया, जिसमें राफेल का इस्तेमाल किया है और तबीयत से इतना पीटा है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इसके अलावा और सारी इसमें डिटेल आ रही हैं, वो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। इसमें जो 4 ठिकाने थे वो जैश ए मोहम्मद के थे। कुल 9 ठिकानों में से 4 ठिकाने सिर्फ जैश ए मोहम्मद के थे, 3 लश्कर ए तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के। इस तरह से कुल 9 ठिकानों को टारगेट पर लिया गया, जिसमें 3 बड़े आतंकी संगठनों की भूमिका रही है हिंदुस्तान को अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में नुकसान पहुंचाने की। तो इनको निशाने पर लिया गया है। और अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कई ठिकाने जैसे जैश के बताए आपने, इसके अलावा हाफिज़ सईद को भी निशाने बनाया गया। हाफिज़ सईद कहाँ है, उसका क्या हुआ? क्योंकि कई खबरें हमने सुनी हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है? हाफिज़ सईद का क्या स्टेटस हाफिज़ है? सईद अभी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के सेफगार्ड में है और उसको जेल के नाम पर एक बहुत ही 5 स्टार लोकेशन पर रखा गया है, जो एक रिहायशी इलाके के बीच में है। इसलिए अगर वायुसेना किसी भी तरह से वहाँ पर हमला करेगी तो आम पाकिस्तानी आवाम को बहुत नुकसान होगा, इसलिए वहाँ पर सीधा हमला नहीं किया गया है। यदि इनमें से किसी ठिकाने पर हाफिज़ सईद, मसूद अजहर या कोई दूसरा बड़ा आतंकी होता तो वो बचता तो नहीं, इस बात की गारंटी ये वीडियो बता रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसी के बीच पाकिस्तानी सेना ने भी एक मज़ेदार कार्रवाई की है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पाकिस्तानी सेना ने अपने सारे जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं उनको बोला है
कि जो मृतकों की संख्या है, आतंकवादी मृतक जो हैं उनकी संख्या उसको जितना कम हो सके उतना रखा जाए, और जो कोलेटरल डैमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हुआ है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, बाकी ये कहें कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे जो कथित मदरसे थे पाकिस्तान में वो कितनी बुरी तरह से टूटे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नहीं छुपा सकते किसी भी चीज़ को, आप थोड़ी बहुत देर रोकेंगे, लोग फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, उसको अपलोड भी करेंगे। इसके अलावा जो इस टाइम पर मैं कमी महसूस कर रहा हूँ वो पाकिस्तानी चैनलों की कर रहा हूँ। अगर वो बैन नहीं होते तो हम देख पाते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि उनकी छोटी मोटी क्लिप्स हम ट्विटर पर देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये एंटरटेनमेंट की बात वो कर रहे हैं। आप वॉर तो आपको दिखेगा उनमें, लेकिन उनमें जो एंटरटेनमेंट जो उनके चैनलों से हमारे लिए निकल करके आएगा उसको सिद्धार्थ मिस कर रहे हैं। नहीं, वो एंटरटेनमेंट और वो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनका कबूलनामा है कि जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर 4 मिसाइलें गिरी हैं एक ही ठिकाने पर। अब बाकी के जो ठिकाने हैं उनका क्या हाल हुआ है इसके बारे में अभी तक पाकिस्तानी चैनल्स भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से कहा गया है जितनी कम जानकारी आप ऑफिशियल चैनल्स से जाएगी उतना हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी एक इमेज बनी हुई है। आज से नहीं है, जब लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान के एबोटाबाद में तब से उनकी किरकिरी होती रही है, और आज भी ये उनके लिए बहुत ही धब्बे वाली बात है कि आप ये बताइए, जिस तरह से भारतीय सेना ने निशाना बनाया चुन चुन करके उन जहाँ पर आतंकियों को पाला पोसा जाता था, जहाँ पर कहाँ पर चूक गया पाकिस्तान की उसको तो भनक भी नहीं लगी। उसको लगा कि इंडिया मॉक ड्रिल कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, बंकर और मेट्रो स्टेशन के नीचे छुपने और छुपाने की बातें कर रहा है। लेकिन किस तरह से स्ट्रेटजी को देखते हैं मोदी की भी और भारतीय सेना की मॉक ड्रिल दिखाई और किया हमला। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जब हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार में रैली में ऐलान किया था, कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति थी प्रधानमंत्री रैली क्यों कर रहे हैं। हम इस बात को दिखाना चाहते थे कि पहलगाम में जो हुआ है उससे हमें दुख ज़रूर पहुंचा है, लेकिन हम कमज़ोर कतई नहीं पड़े हैं, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। हमारी जो डेली रूटीन है वो चलता रहना चाहिए, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और सामने वाले के पास ये मैसेज जाना ज़रूरी है। हम नॉर्मल हैं। अब इस बीच में क्या होता है, जो मॉक ड्रिल की तैयारी थी वो वाकई में मॉक ड्रिल की तैयारी है, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों का अभी सामना करने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन में, उसमें ये तैयारी ज़रूरी थी। इसके अलावा पाकिस्तान को एक हमें इवेंट देना था कि हम किसी और चीज़ में बिज़ी हैं और हम अभी कुछ दिन बाद शायद ऐसा करें, पर अभी नहीं करेंगे। इस तरह का हमें मैसेज कन्वे करना था, वो हमने किया। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि इतनी आसानी से हम उनके रडार से बच के कैसे निकल गए, उसका रडार जो है एक सर्टेन दूरी तक आपको पकड़ते हैं। अगर आप लो फ्लाई करते हुए जाएंगे तो बचने की संभावना रहेगी। हालांकि एयरफोर्स ने क्या किया है इसकी स्ट्रेटजी अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की है। 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, उसमें शायद वो बताएं। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटजी कोई भी डिस्कस कर सकता है। हालांकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी अपनी ईजाद की हुई नहीं है, उन्होंने दूसरों से खरीदी है, किराए पर ली है, मांगी है। हाँ, लेकिन एक बात ना भूलें, चलाने वाले उसे पाकिस्तानी हैं, उन्हें उस चीज़ का यूटिलाइजेशन बहुत ही मिनिमम आता है। और पहले भी हमने ये देखा है, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तब भी ये देखने को मिला था कि उनके रडार से बचकर हमारे वायुसेना के विमान निकल गए थे। अच्छा, और इस बार भी ये इसके आगे ये बताइए कि ये तो हमला हुआ, ये तो आतंकियों के ठिकानों पर हमला हुआ, भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और उसके बाद सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में अब क्या स्ट्रेटजी, ये कल की रात तो बीत गई, अब आने वाले समय में किस तरह की हमारे हिंदुस्तान की तैयारियां हैं, या किस तरह से हम लोग आगे फॉरवर्ड देख रहे हैं आगे के भविष्य में? देखिए, ये ठीक वैसा ही है कि किसी को मार पड़ती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के ये धमकी तो देता ही है कि मैं देख लूँगा। इसी तरह का बयान आया है शहबाज शरीफ की तरफ से कि हम पर युद्ध थोपा गया है, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। हालांकि उनके पास जवाब देने की कैपेसिटी नहीं है। उसका कारण है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपनी आर्टिलरी, अपने मिलिट्री गियर्स, अपने गोला बारूद बेचे थे। और अब युद्ध होता है तो 4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, और भारत के पास जो कैपेसिटी है वो 4 साल से ज़्यादा की है। हम आज जंग शुरू करेंगे तो हम अगले 4 साल लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज जंग शुरू करेगा तो 4 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं। दूसरा, अगर आप सोचेंगे कि यूक्रेन से ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान, न्यूक्लियर कंट्री है ये, तो न्यूक्लियर कंट्री ज़रूर है, लेकिन उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तो पहले खुद भी उसमें डाइल्यूट होगा, ये उसके साथ परेशानी है। दूसरा, उनके पास वॉर स्ट्रेटजी के नाम पर कुछ नहीं है, सारा कुछ आर्मी का रूल रहता है, तो आर्मी किसी की चलने नहीं देती।
अगर आर्मी चलने देती तो पहलगाम होता ही नहीं, क्योंकि ये जो हमला हुआ था पहलगाम में, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल थी। उनके इशारे पर इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही, अभी भी होती रही हैं। हाँ, हिंदुस्तान के सामने ज़रूर एक ये चुनौती रहेगी हमेशा कि हमें पाकिस्तान आर्मी को आने वाले दिनों में कैसे कंट्रोल करना है। और बाकी रही कार्रवाई की बात, जो अगले 1-2 दिन में कथित रूप से जिसकी संभावनाएं चल रही हैं, वो होता है कि एक रिटेलिएशन उनकी साइड से देखने को मिलेगा, जो बॉर्डर के आसपास के एरियाज़ में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उसमें भी उनको ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया ने 2024 में पिछले साल अपना आयरन डोम तैयार किया था और जो अच्छे से उसका सफल परीक्षण भी हुआ था। यदि पाकिस्तान इस स्थिति में है कि हम कुछ भेजेंगे, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे, तो यहाँ पर टारगेट करने के चांसेस उनको बहुत ज़्यादा है। कुछ सेकंड में वो मार गिरा दिए जाएंगे, चाहे उनका फाइटर जेट हो, चाहे उनकी तरफ से छोड़ी गई मिसाइल है। अच्छा, पहला हमला जो भारत ने किया है आतंकी ठिकानों पर, पहला नहीं है, इससे पहले भी होता, इससे पहले भी हुआ, लेकिन इस पहलगाम के बाद का। लेकिन तुर्की, चाइना, इन दोनों ने सपोर्ट करने की पाकिस्तान की बात कही थी। क्या इसका कुछ असर दिखेगा? क्या इस वजह से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, या अभी उसको सबक मिल गया है कि अब हो गया तुम्हारा? देखिए, दोस्त के सांत्वना तो देता है जब मार पड़ती है, चल भाई कोई बात नहीं है, हो गया। लेकिन टेक्निकली तौर पर देखें, चाइना एक बिजनेसमैन माइंडसेट की कंट्री है, जो कभी युद्ध में पड़ ही नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और इसके अलावा वो पाकिस्तान की मदद ज़रूर कर रहा था, आगे भी करेगा, लेकिन वो करेगा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। चूँकि इस मामले में भी चाइना चूक गया है पाकिस्तान की मदद करने में, ये बताने में कि कब हमला होने वाला। दूसरा, आपने कहा तुर्की की बात, तुर्की के साथ समस्या ये है कि वो OIC का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। हाँ। लेकिन साथ साथ वो नेटो का भी मेंबर है। अगर तुर्की सीधा पाकिस्तान को साथ देने के लिए आता भी है, तो नेटो कंट्रीज़ की काम है कि वो उसको रोकेंगे। और क्योंकि नेटो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेटो के मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं 29 में से, वो इंडिया के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो टेररिज्म के सीधे खिलाफ हैं, जिसका पाकिस्तान से सीधा ताल्लुक़ है। समय समय पर इसको देखा भी है। तो तुर्की एक समर्थन दिखा देगा कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन लड़ने नहीं जा पाएंगे। तो आपने देखा कि बहुत अच्छी जानकारी आपको और दर्शकों को दी गई सिद्धार्थ के द्वारा। तो जो स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, उसका घाव अभी भरने में पाकिस्तान को वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसने ज़रा सी भी ओवर रिएक्ट किया तो परिणाम और भीषण, विभत्स और उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन बंटी के साथ मैं कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.